तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखा के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज के इस फनी, इंटरेस्टिंग और रोमांटिक नॉवल एक्सप्लेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि हुओ यूहाओ और जूजी उस स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से बाहर आने के लिए दोनों उसकी गेट पे आके गायब हो गया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुओ यूहाओ और जूजी स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से बाहर निकलकर टेंट के अंदर आ चुके थे। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जूजी ने पीछे मुड़कर उस ब्लैक गेट को एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और क्यूरियोसिटी भी। धीरे से उसने कहा कि तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट था जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। लेकिन हुओ यूहाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की लड़ाई चल रही थी। तब जूजी ने एक ऐसी बात कही जिसने हुओ यूहाओ को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। उसने सीधा एक्सेप्ट किया कि अगर वो यहाँ ना होती तो सनमून एम्पायर की आर्मी कब का श्रेक सिटी पर अटैक कर चुकी होती। हाँ, श्रेक अकेडमी पावरफुल थी और पहली अटैक वेव को रोक भी सकती थी, लेकिन उसके बाद भी वॉर का रिजल्ट किसी को नहीं पता होता। फिर भी हुओ यूहाओ के पास उसे अभी यहीं खत्म करने का परफेक्ट चांस था। चाहे उसे किल करता या प्रिजनर बना लेता, दोनों ही सिचुएशन में श्रेक को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता था। लेकिन हुओ यूहाओ ने ऐसा कुछ नहीं किया। जूजी मुस्कुराते हुए बोली कि अब जब वो अपने कैंप में वापस आ चुकी है तो अब उसे दोबारा पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हुओ यूहाओ ने बस एक गहरी सांस ली और कहा कि उसे ये सब पता था। ये सुनकर जूजी भी सरप्राइज हो गई। उसने पूछा कि जब तुम सब कुछ जानते थे तो फिर मुझे वापस क्यों भेज दिया। इस बार हुओ यूहाओ ने अपने दिल की सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो अपने कॉन्शियंस के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सका। शायद उसकी सबसे बड़ी वीकनेस ही उसकी काइंडनेस थी। लेकिन उसने साथ ही एक वार्निंग भी दे दी। अगर कभी फ्यूचर में जूजी ने उसकी लिमिट्स क्रॉस की तो फिर वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा, और अगर उसने सच में उसे किल करने का डिसीजन ले लिया तो जूजी कभी उससे बच नहीं पाएगी। लेकिन हुओ यूहाओ की वार्निंग सुनने के बाद भी जूजी बिल्कुल नहीं डरी। उल्टा उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। उसने कहा कि अगर तुम सच में इतने पावरफुल हो तो पहले उस आदमी को किल करके दिखाओ। अगर तुम उस एनिमी को खत्म कर दोगे तो मैं भी हमारे 10 साल पुराने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगी। ये बात सुनते ही हुओ यूहाओ के दिमाग में तुरंत उस डेंजरस एनिमी की इमेज आ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि जूजी को किल करना उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, लेकिन उस आदमी को मारने में उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टारगेट तक पहुंचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस एनिमी को किल करने के लिए उसे रेडियंट सिटी के अंदर घुसकर पूरी इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का सामना करना पड़ता, और ये कोई सिंपल मिशन बिल्कुल नहीं था। आखिर में हुओ यूहाओ ने सिर्फ इतना कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वो हवा में गायब होने लगा, लेकिन उसी वक्त जूजी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि जाने से पहले वो अपना असली टारगेट बता देगी। हुओ यूहाओ तुरंत रुक गया और दोबारा उसके सामने आ गया। तब जूजी धीरे धीरे उसके पास आई और उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें एक बार और देखना चाहती थी। ये वर्ड सुनते ही हुओ यूहाओ कंप्लीटली शॉक हो गया। इतनी डेंजरस वॉर गॉड एम्प्रेस के दिल में उसके लिए इतनी गहरी फीलिंग्स होंगी, इस बात का उसे भी अंदाजा नहीं था। उसके बाद जूजी ने फाइनली अपना सीक्रेट रिवील कर दिया। उसने सीधा कहा कि उसका असली टारगेट डोलिंग एम्पायर है। शायद हुओ यूहाओ पहले ही इसका गेस कर चुका था, बस उसके पास कंफर्मेशन नहीं थी। अब जूजी ने खुद अपने मुंह से सब कुछ क्लियर कर दिया था। हुओ यूहाओ ने सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखा, हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ और बोले हवा में गायब हो गया। जूजी काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे हुओ यूहाओ अभी भी उसके पास खड़ा हो। लेकिन कुछ देर बाद उस स्माइल की जगह फिर से वहीं कोल्ड और प्रोफेशनल एक्सप्रेशन आ गया। वो दोबारा अपनी कमांडर वाली सीट पर बैठ गई, स्पिरिचुअल बैरियर को एक्टिवेट किया और फ्यूचर वॉर के बारे में सोचने लगी। उधर हुओ यूहाओ टेंट से बाहर निकल चुका था और आसमान की तरफ उड़ रहा था। सनमून एम्पायर के काउंटलेस सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी लोकेशन डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पावरफुल इमिटेशन टेक्निक हर डिटेक्शन वेव को इजीली फूल कर रही थी। वो तब जाकर रुका जब वो लगभग 5000 मीटर की हाइट पर पहुंच गया। नीचे उसने पूरे सनमून एम्पायर के मैसिव मिलिट्री कैंप को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। उसे खुद पर थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। शायद उसने जूजी को छोड़कर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसने ध्यान से पूरी कॉन्वर्सेशन को याद किया और तब उसे समझ आया कि शुरू से लेकर एंड तक जूजी ही सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। हर डायलॉग, हर इमोशन और हर डिसीजन उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। उसने हुओ यूहाओ की हर वीकनेस का यूज किया और बिना फोर्स यूज किए वही रिजल्ट हासिल कर लिया जो वो चाहती थी। इसी वजह से हुओ यूहाओ को रियलाइज हुआ कि वॉर गॉड एम्प्रेस का टाइटल उसे बिना वजह नहीं मिला था। सबसे डेंजरस बात यह थी कि जूजी ने एक भी झूठ नहीं बोला। उसने सिर्फ सच का यूज करके हुओ यूहाओ को कन्विंस कर दिया। उसने पहले ही समझ लिया था कि हुओ यूहाओ कभी भी उस पर अटैक नहीं करेगा, स्पेशली जब उसने अपनी स्पिरिचुअल बैरियर हटाकर उसके सामने अपनी सिक्योरिटी भी खुद कम कर दी थी। वो जानती थी कि हुओ यूहाओ के प्रिंसिपल्स उसके अगेंस्ट कभी अलाउ ही नहीं करेंगे। थोड़ी देर तक फ्रेश हवा में रुकने के बाद हुओ यूहाओ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और सीधा श्रेक अकेडमी की तरफ निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। एल्डर श्वेन की बात बिल्कुल सही थी। जब वो अकेडमी के एल्डर्स को कन्विंस नहीं कर सका तो अब उसका सिर्फ एक ही गोल था, जूजी के फ्यूचर ऑपरेशंस को रोकना। श्रेक सिटी पहुंचते ही हुओ यूहाओ सीधा मिलिट्री ड्रिल ग्राउंड गया। वहां पहुंचकर उसने स्पेक्ट्रल गेट खोला और तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स को उनके अलग अलग ट्रेनिंग एरियाज में सेफली वापस भेज दिया। सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि उनके साथ बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज और राशन भी अकेडमी के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए गए। श्रेक सिटी की सिक्योरिटी को अब एक नया लेवल मिल चुका था। सिटी के अंदर कई सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज सक्सेसफुली तैयार हो गए थे और 3 पावरफुल सोल इंजीनियर लीजन्स के ज्वाइन करते ही पूरी सिटी का डिफेंस पहले से कई गुना ज्यादा डेंजरस बन गया।
अब चाहे सन मून एम्पायर अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स लेकर भी अटैक करे, श्रेक सिटी उन्हें काफी लंबे टाइम तक रोक सकती थी। ये सब अरेंजमेंट्स कंप्लीट करने के बाद सुबह का सूरज निकल चुका था। हुआ यू हाओ अकेडमी वापस जाने के बजाय सीधा टैंक सेक्ट लौट गया, क्योंकि उसने पहले ही सोल इंजीनियर लीजन के लीडर्स को ऑर्डर दे दिया था कि वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट एकेडमी को सबमिट कर दें। लेकिन टैंक सेक्ट पहुंचते ही हुआ यू हाओ को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला। बेबे और टैंग वूटोंग दोनों पहले ही वापस आ चुके थे। ये देखते ही उसके चेहरे पर रिलीफ आ गया। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि टैंग वूटोंग सेफली लौट आई थी, इसलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा उसके रूम की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह का वक्त था और टैंग वूटोंग अभी प्रॉपरली उठी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने हुआ यू हाओ की आवाज सुनी, एक टाइटल डोलुओ की अनबिलीवेबल स्पीड के साथ वो तुरंत बेड से नीचे कूद गई और सीधा हुआ यू हाओ को टाइटली हग कर लिया। इतना स्ट्रॉन्ग हग था कि हुआ यू हाओ भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वूटोंग के लिए ये सिर्फ एक हग नहीं था, ये उसकी टेंशन, उसकी वरी और उसकी इमोशंस का एक्सप्लोजन था। वापस आने के बाद उसने दूसरों से हुआ यू हाओ के बारे में सब कुछ सुन लिया था। शायद सब लोग एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं जानते थे, लेकिन वूटोंग इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसके दूर होने का फायदा उठाकर हुआ यू हाओ ने अपने सेकंड सोल कोर का डेंजरस ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर वो उस वक्त पास होती तो हुआ यू हाओ को कभी भी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक यूज करनी ही नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि ये ब्रेक थ्रू कितना रिस्की था और एक छोटी सी मिस्टेक हुआ यू हाओ की जान भी ले सकती थी। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ उल्टा हो गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और टैंग सान की लगाई हुई मिस्टीरियस सील एक्टिवेट हो गई। सील ने हुआ यू हाओ को टैंग वूटोंग के पास एक सेकंड भी रहने नहीं दिया। उसने हुआ यू हाओ को इतनी फोर्स से दूर फेंका कि वो सीधा रूम की दूसरी तरफ जाकर वॉल से टकरा गया। वॉल से टकराकर वो सीधा फ्लोर पर गिर गया और उसके पूरे बॉडी में दर्द की लहर दौड़ गई। हुआ यू हाओ गुस्से से भर गया। उसके फ्यूचर फादर इन लॉ की सील इतनी टेरिफाइंग होगी उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सील सामने वाले की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी पावर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती थी। अब हुआ यू हाओ के पास 2 सोल कोर्स थे और वो अल्टीमेट उलुआ से भी बचकर निकल सकता था, लेकिन इस सील के सामने उसकी सारी पावर कंप्लीटली यूजलेस लग रही थी। उसने सोचा था कि ब्रेक थ्रू के बाद फाइनली वो वूटोंग को फ्रीली हक कर पाएगा, लेकिन रियलिटी उसके सपनों से बिल्कुल अलग थी। टैंग वूटोंग ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और बोली, मैंने तुम्हें हग इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, लेकिन तुम सील से उछलकर गिरने के बिल्कुल लायक हो। जब मैं पास नहीं थी तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना डेंजरस ब्रेक थ्रू करने की? क्या तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू भर आए। उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो उसके प्यार और डर का सबसे बड़ा प्रूफ था। फिर अचानक वो दोबारा हुआ यू हाओ के पास आई। उसने उसे उठाया और बिना कुछ बोले उसके कपड़ों की स्मेल लेने लगी। बस ये देखते ही हुआ यू हाओ के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल किया ताकि उसके फेस पर पैनिक ना दिखे। टैंग वूटोंग ने अपने हाथ फोल्ड किए और ठंडी स्माइल के साथ सिर्फ एक शब्द बोला, एक्सप्लेन। उसकी पर्पल आइज में इतना प्रेशर था कि हुआ यू हाओ को लगा अगर उसने एक भी झूठ बोला तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए हुआ यू हाओ ने तुरंत डोलिंग एम्पायर के मिशन का टॉपिक छेड़ दिया। उसने पूछा कि हेवनली सन डोलुओ मिला या नहीं और उन्होंने उसकी वार्निंग सुनी या नहीं। टैंग वूटोंग ने बताया कि उसने सक्सेसफुली मैसेज पहुंचा दिया था, लेकिन हेवनली सन डोलुओ उसकी बात से कन्विंस नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, डोलिंग एम्पायर पहले ही अपनी एलीट आर्मी को श्रेक सिटी भेज चुका था। 4 सोल मास्टर लीजेंड्स और 2 लाख एलीट सोल्जर्स ऑलरेडी मार्च कर चुके थे और अगले दिन तक श्रेक सिटी पहुंचने वाले थे। ये सुनते ही हुआ यू हाओ का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत समझ लिया कि शूजी का असली टारगेट डोलिंग एम्पायर ही था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि शूजी ने सबको कंफ्यूज करके अपना ओरिजिनल प्लान छुपा लिया। लेकिन टैंग वूटोंग का ध्यान अब भी एक ही चीज पर था। उसने सीधा पूछा, तुम्हारे बॉडी पर परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? अब हुआ यू हाओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और शुरू से लेकर एंड तक शूजी के साथ हुआ पूरा इंसिडेंट ऑनेस्टली बता दिया। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने शूजी को किडनैप करने का प्लान बनाया था और एक मोमेंट पर उसने उसे शोल्डर से हग भी किया था। हुआ यू हाओ जानता था कि टैंग वूटोंग के सामने झूठ बोलना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने सच बोलना ही बेहतर समझा। उसकी बात खत्म होते ही टैंग वूटोंग का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सीधा पूछा, तो तुमने उसे हग भी किया? हुआ यू हाओ ने जल्दी से जवाब दिया कि सिर्फ शोल्डर टच किया था बस। लेकिन टैंग वूटोंग ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, गलत तो फिर भी गलत ही होता है। हुआ यू हाओ के मन में बस एक ही ख्याल आया कि जेलस होने के बाद लड़कियां कितनी डेंजरस हो जाती हैं। टैंग वूटोंग ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, अगर तुम उससे शादी का प्रॉमिस कर देते तो शायद वो अपनी आर्मी भी वापस बुला लेती और शू तिनरंग को भी हटा देती, तब तो तुम सबके हीरो बन जाते। ये सुनकर हुआ यू हाओ सिर्फ बेचारा सा स्माइल कर सका। उसने तुरंत सरेंडर कर दिया और बोला कि अगली बार अगर कभी शूजी से मिलना पड़ा तो वो टैंग वूटोंग को जरूर साथ लेकर जाएगा। टैंग वूटोंग ने उसकी तरफ देखकर कहा कि गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। हुआ यू हाओ अभी ये सोच ही रहा था कि पनिशमेंट क्या होगी, तभी टैंग वूटोंग अचानक उसकी तरफ झुकी और उसके होंठों पर एक डीप किस कर दिया। उस एक पल में हुआ यू हाओ का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स तक जैसे काम करना भूल गए। लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर टिक नहीं सका। टैंग सान की सील फिर एक्टिवेट हुई और बेचारा हुआ यू हाओ एक बार फिर हवा में उछलता हुआ सीधा वॉल से जा टकराया।
हुआ युहाओ को टांग वुतोंग की फादर की पावरफुल सील बार बार दूर फेंक रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब भी सील उससे जोर से टकराकर दूर फेंक देती, उसकी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर उसकी बॉडी के अंदर हुई डैमेज को बहुत ही फास्ट पेट से रिकवर कर देते। इसी वजह से हुआ युहाओ के चेहरे पर दर्द की जगह एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर हर पनिशमेंट के बाद टांग वुतोंग का किस मिलता रहे तो ऐसी पनिशमेंट उसे 1000 बार भी मंजूर है। ड्रैगन पिल एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी इतनी पावरफुल और ड्यूरेबल बन चुकी थी कि अब उसे इस सील से भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उसने अंदर ही अंदर चैलेंज कर दिया कि फ्यूचर फादर इन लॉ की सील उसे और कितनी देर तक रोक पाएगी। हुआ युहाओ तुरंत खड़ा हुआ और टांग वुटोंग की तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देखने लगा। टांग वुटोंग उसके एक्सप्रेशन को देखते ही समझ गई कि उसके दिमाग में फिर कोई डेंजरस आइडिया चल रहा है। उसने हैरानी से पूछा कि अब तुम क्या करने वाले हो? हुआ युहाओ हंसते हुए बोला कि कुछ खास नहीं, बस मुझे लगता है मुझे थोड़ी और पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टांग वुटोंग कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही हुआ युहाओ बिजली की स्पीड से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। टांग वुतोंग ने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन हुआ युहाओ का स्पिरिचुअल अट्रैक्शन इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि टांग वुतोंग किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसके लिप्स पर किस कर दिया। टांग वुतोंग शर्माते हुए और गुस्से में उसकी ग्रिप से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वही पावरफुल सील एक्टिवेट हुई और हुआ युहाओ को एक बार फिर जबरदस्त फोर्स के साथ हवा में उड़ा दिया। सील ने जैसे उसे वार्निंग दी हो कि लिमिट क्रॉस मत करो। लेकिन सबसे फनी बात तो अब शुरू हुई। इस बार हुआ युहाओ जमीन पर गिरने से पहले ही बैलेंस बनाकर दोबारा टांग वुतोंग की तरफ दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी थी। वो हंसते हुए बोला कि एक बार और ट्राई करते हैं, मुझे और भी हार्ड पनिशमेंट चाहिए। टांग वुतोंग अब समझ चुकी थी कि हुआ युहाओ बिल्कुल नहीं सुधरने वाला, इसलिए उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन लेफ्ट लेग बोन एक्टिवेट कर दी और एक ही पल में रूम के दूसरे कोने में टेलीपोर्ट होने लगी। लेकिन हुआ युहाओ भी अब पहले वाला हुआ युहाओ नहीं था। दोनों के पास सेम सोल स्किल थी और मार्शल सोल फ्यूजन की वजह से वो स्पेस पावर को बहुत अच्छी तरह समझने लगा था। अपने सेकंड सोल कोर के बाद उसका कंट्रोल और भी टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुका था। उसने सराउंडिंग स्पेस एनर्जी और स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूज करके पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि टांग वुतोंग एग्जैक्टली किस जगह अपीयर होगी। इसलिए जैसे ही टांग वुतोंग टेलीपोर्ट होकर वापस मटेरियलाइज हुई, उसने देखा कि हुआ युहाओ पहले से ही उसके सामने मुस्कुरा रहा है। टांग वुतोंग को लगा कि अब हुआ युहाओ फिर से उसे फोर्सफुली किस करेगा, लेकिन इस बार हुआ युहाओ सीरियस हो गया। उसने सिर्फ उसके कंधों को पकड़ा और शांत आवाज में बोला कि अब मजाक बहुत हो गया, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सामने आ चुकी है। सूजी ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजी है कि सन मून एम्पायर जल्दी ही डोलिंग एम्पायर पर अटैक करने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अकेडमी के एल्डर्स अभी तक इस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए लगता है कि हमें खुद ही डोलिंग एम्पायर जाना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि क्या एल्डर सीनियर ब्रदर बेबे वापस आ गए हैं। टांग वुतोंग ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि बेबे स्टार लोआ एम्पायर से लौट आए हैं। स्टार लोआ एम्पायर ने अलायंस को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। कुछ एलीट ट्रूप्स अपनी किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए वहीं रहेंगी, लेकिन बाकी पावरफुल सोल्जर्स बैटलफील्ड में भेजे जाएंगे। हुआ युहाओ ने कामली एनालिसिस करते हुए कहा कि अब हमें स्टार लोआ एम्पायर की प्लानिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले एल्डर सीनियर ब्रदर से मिलूंगा और फिर हम तुरंत डोलिंग एम्पायर के लिए निकल जाएंगे। सूजी अपनी पूरी आर्मी नहीं भेज सकती क्योंकि उसे मेन बैटलफील्ड को भी स्टेबल रखना है, इसलिए सबसे ज्यादा चांस है कि वो अपनी पावरफुल सोल इंजीनियर लीजन को डोलिंग एम्पायर की वीकेस्ट डिफेंस लाइन पर अटैक करने भेजेगी। अगर हम टाइम पर पहुंच गए तो शायद इस डिजास्टर को रोका जा सकता है। टांग वुतोंग ने बिना किसी हेजिटेशन के उसकी बात मान ली। उसने कहा कि तुम बेबे से मिल लो, तब तक मैं सारा लगेज पैक कर लेती हूँ और फिर हम सीधा जर्नी शुरू करेंगे। हुआ युहाओ रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। वो पलटकर टांग वुतोंग के पास आया और प्यार से पूछा कि क्या तुम थक गई हो। टांग वुतोंग ने धीरे से सिर हिला दिया और सॉफ्ट वॉइस में बोली, नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक थोड़ी एक्स्ट्रा थकन भी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, जब मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तब अपनी लाइफ को अननेसेसरी रिस्क में मत डालना। जब मैं तुमसे दूर थी तब मैं हर वक्त इसी डर में जी रही थी कि कहीं लौटने पर तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर ना चले गए हो। मुझे ये भी पता चला था कि दीत्यान भी तुम्हारे पीछे आ गया था। टांग वुतोंग की बात सुनकर हुआ युहाओ ने प्यार से उसके पर्पल हेयर को टच किया और स्माइल करते हुए बोला कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने पहले जो भी डेंजरस डिसीजन लिए थे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस था। अब दीत्यान अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है और फिलहाल मेरे पीछे नहीं आएगा। और एक गुड न्यूज़ भी है, ब्रेक थ्रू के टाइम दीत्यान ने मेरे बॉडी पर जो ट्रैकिंग मार्क छोड़ा था मैंने उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। अब मुझे ट्रैक करना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। इतना कहकर हुआ युहाओ रूम से बाहर निकल गया और सीधा बेबे को ढूंढने चला गया, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ स्टार लोआ एम्पायर की रिपोर्ट लेना नहीं था, वो टांग्या की करंट कंडीशन भी देखना चाहता था। टांग्या धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और उसका ओरिजिनल ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल दोबारा अवेकन हो रहा था, लेकिन अभी वो ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ कंप्लीटली मर्ज नहीं हुई थी क्योंकि उसकी कल्टिवेशन रैंक 90 तक नहीं पहुंची थी। सिर्फ रैंक 90 के ब्रेक थ्रू के बाद ही ब्लू सिल्वर एम्परर ऑफिशियली उसकी स्पिरिट बन सकता था। इसके अलावा हुआ युहाओ ने उससे लाइफ गार्डन स्वॉर्ड भी ले ली थी, इसलिए उसकी प्रेजेंट कंडीशन चेक करना और भी जरूरी था।
रूम के बाहर पहुंचकर हुआ युहाओ ने रिस्पेक्ट के साथ आवाज लगाई, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। इस बार उसने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज नहीं किया क्योंकि वो बेबे और टांग या की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अंदर से बेबे की आवाज आई कि लिटिल जूनियर ब्रदर, 1 मिनट। लेकिन उसके साथ ही रूम के अंदर कपड़े पहनने की जल्दी जल्दी आवाज और एक इरिटेटेड फीमेल वॉइस भी सुनाई दी। इतना सुनते ही हुआ युहाओ को समझ आ गया कि शायद वो बिल्कुल गलत टाइमिंग पर आ गया था। बेबे रूम से बाहर निकला तो युहाओ को सबसे पहले एक ही बात अजीब लगी। इतनी देर टीचर शाओया के साथ रहने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान का एक भी निशान नहीं था। उल्टा उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था, जैसे उसका मूड पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया हो। युहाओ ने हल्की सी स्माइल के साथ पूछा, बड़े भाई, टीचर शाओया कैसी हैं? बेबे थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोला, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे थे, इसलिए युहाओ बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में टैंग वुतोंग की याद आ गई। उसने सोचा, मेरे होने वाले ससुर आखिर कब हमारे सामने आएंगे? ये सोच उसके दिल में एक छोटी सी कसक छोड़ गई। थोड़ी देर बाद बेबई ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्टार लुओ एम्पायर की लेटेस्ट सिचुएशन बतानी शुरू की। उसने कहा कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ के एनालिसिस को ध्यान से सुना और उसकी हर बात से सहमत हुआ। लेकिन उसका मानना था कि सिर्फ फ्रंटलाइन ही नहीं बल्कि श्रेक सिटी की सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उसने अपनी मेन आर्मी को स्टार लुओ एम्पायर की डिफेंस पर ही तैनात रखा, जबकि सिर्फ एलीट ट्रूप्स का एक हिस्सा सपोर्ट के लिए भेजने का डिसीजन लिया। व्हाइट टाइगर ड्यूक का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी स्ट्रांग था। उसका मानना था कि अगर स्टार लुओ एम्पायर अपनी फुल मिलिट्री पावर को एक साथ यूज़ करे तो सन मून एम्पायर के लिए उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ के लिए अपनी शुभकामनाएं भी भेजी थीं। जब बेबई ने उसे बताया कि युहाओ और उसके कंपेनियंस किस तरह सन मून एम्पायर के अंदर घुसकर उनके प्लान्स को डिस्टर्ब करने में सक्सेसफुल रहे, तब व्हाइट टाइगर ड्यूक और भी ज़्यादा इंप्रेस हो गया। अब वो खुद भी मौके की तलाश में था ताकि एनिमी को एक और बड़ा झटका दे सके। उसका मानना था कि सिर्फ वेट करना अब सबसे बड़ी गलती होगी। अगर एनिमी अटैक करने की तैयारी कर चुका है तो उन्हें भी प्रोएक्टिव होकर जवाब देना होगा। युहाओ ने सारी बात ध्यान से सुनी और तुरंत अपना अगला प्लान क्लियर कर दिया। उसने कहा, मैं और वुतोंग तुरंत डोलिंग एम्पायर जा रहे हैं। अगर रास्ते में सन मून एम्पायर की कोई सोल इंजीनियर लीजन मिली तो हम उन्हें सीधा डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं तीनों सोल इंजीनियर लीजन को श्रेक सिटी वापस ले आया हूँ। सिटी की सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। ये सुनकर बेबई ने एक और सवाल पूछा, मैंने सुना है कि तुम अब टाइटल डोलियो बन चुके हो, क्या ये सच है? युहाओ ने बिना किसी घमंड के सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ लकी था, लेकिन एक बात का भरोसा रखिए, जब तक मैं और वुतोंग साथ हैं तब तक हम सेफली वापस लौट सकते हैं, चाहे एनिमी हमसे स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो। बेबई के चेहरे पर संतुष्टि की स्माइल आ गई। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर कभी डाउट नहीं हुआ। अकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगा, लेकिन सिर्फ तुम दोनों जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्या मैं श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के बाकी मेंबर्स को भी तुम्हारे साथ भेज दूं? युहाओ कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने शांत आवाज में जवाब दिया, अकेडमी फिलहाल सेफ होनी चाहिए, इसलिए कुछ ट्रस्टेड कंपेनियंस को साथ ले जाना बेहतर रहेगा। बेबई ने पूछा, तो क्या तुम लोग अभी इसी वक्त निकल रहे हो? युहाओ ने बिना देरी किए कहा, बिल्कुल, टाइम हमारा इंतजार नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि सन मून एम्पायर की आर्मी पहले ही मार्च कर चुकी होगी। हम जितनी जल्दी निकलेंगे एनिमी को रोकने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। युहाओ ज्यूजी की पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह समझता था। चाहे उसने अपना टारगेट बता दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने प्लानिंग में देरी की होगी। उसका मानना था कि एनिमी ने पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट कर दी होगी। डोलिंग एम्पायर की एलीट आर्मी जैसे ही बॉर्डर से हटी होगी, सन मून एम्पायर दूसरी डायरेक्शन से अटैक लॉन्च कर देगा। हेवन सोल एम्पायर और डोलिंग एम्पायर के बीच का बॉर्डर इतना बड़ा था कि हर जगह डिफेंस मेंटेन करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसी वीकनेस का फायदा एनिमी उठाना चाहता था। बेबई ने फिर पूछा, इस मिशन में तुम किन लोगों को साथ ले जाओगे? युहाओ ने तुरंत नाम बताए, 3rd सीनियर ब्रदर, 4th सीनियर सिस्टर, ब्रदर जी, येगुई और नानक्यू। उसने रीजन भी समझाया, अगर हम बहुत ज्यादा लोग लेकर जाएंगे तो सरप्राइज अटैक का एडवांटेज खत्म हो जाएगा। छोटी टीम ज्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल होती है। 2nd सीनियर ब्रदर को अकेडमी में ही रहना होगा ताकि वो टीचर श्वान की सोल टूल्स में हेल्प कर सके, और जब वो यहीं रहेगा तो 5th सीनियर सिस्टर को भी उसके साथ रहना चाहिए। उन दोनों को अलग करना ठीक नहीं होगा। बेबई को ये प्लान काफी प्रैक्टिकल लगा। उसने तुरंत हाँ कर दी और सबको प्रिपरेशन का ऑर्डर दे दिया। अच्छी बात ये थी कि सोल मास्टर्स रात भर सोने के बजाय मेडिटेशन और कल्टीवेशन करते थे, इसलिए किसी की रेस्ट डिस्टर्ब नहीं हुई। सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरी टीम रेडी होकर खड़ी थी। टैंग वुतोंग और बाकी कंपेनियंस को साथ लेने के बाद युहाओ ने सीधा उड़कर ट्रैवल करने के बजाय स्पेक्ट्रल गेट ओपन किया। उसने सबको स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन के अंदर भेज दिया, जहां सब लोग सेफली कल्टीवेशन और रेस्ट कंटिन्यू कर सकते थे। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि युहाओ को किसी की स्पीड के हिसाब से फ्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो अकेला अपनी मैक्सिमम स्पीड पर ट्रैवल कर सकता था, जबकि उसके कंपेनियंस अपनी एनर्जी को कंप्लीटली प्रिजर्व करते रहेंगे। सबसे अलविदा कहने के बाद युहाओ एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ा और सीधा डोलिंग एम्पायर की डायरेक्शन में निकल पड़ा। अकेडमी में किसी को भी उसके मिशन की एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास ही रखी गई थी। जैसे ही वो क्लाउड्स के ऊपर पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी स्पिरिचुअल पावर को हर डायरेक्शन में रिलीज कर दिया। अब उसके लिए देखना जरूरी नहीं था, उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन ही उसकी आंखों से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। अब फ्लाइंग उसके लिए एनर्जी वेस्ट करने वाली एक्टिविटी नहीं रही थी। वो उड़ते हुए भी कल्टीवेशन कर सकता था और अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा था।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी उसके सामने था, सनमून एम्पायर अपना असली अटैक किस जगह लॉन्च करेगा। अल्टीमेट सोल्जर ट्रेनिंग से गुजरा हुआ यू हाओ अपने दिमाग में डोलिंग एम्पायर का पूरा मैप देख रहा था। हर सिटी, हर रूट और हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसके माइंड में एक एक करके सामने आ रही थी। उसका पहला गेस था कि एनिमी श्रेक एकेडमी के पास अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उनका सामना एलीट डिफेंडर से हो सकता था। इसीलिए अगर वो एनिमी कमांडर होता तो वो सबसे दूर और सबसे कम प्रोटेक्टेड एरिया को चूज करता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डोलिंग एम्पायर बहुत ही बड़ा था। इतनी सारी पॉसिबल लोकेशंस में से सही जगह कैसे चूज की जाए। यू हाओ जानता था कि बिना प्रॉपर इंटेलिजेंस के कोई भी डिसीजन लेना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और इसी सोच के साथ उसकी डेंजरस जर्नी एक नए फेज में एंटर कर गई। हो यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को आसपास के बहुत बड़े एरिया तक स्प्रेड कर सकता था, लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी। चाहे उसकी सेंसिंग एबिलिटी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, इतने कम टाइम में किसी पूरे एम्पायर के बॉर्डर को स्कैन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसी वजह से वो बिना रुके आसमान में आगे बढ़ता रहा। ऊपर से उड़ते हुए उसकी नज़र ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट पर पड़ी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या बेस्ट गॉड देतियन अभी भी ईवल सोल मास्टर से लड़ रहा होगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या वो उन सब पर जीत हासिल कर पाया होगा? दिल की गहराइयों में हो यू हाउ सच में चाहता था कि देतियन इस बैटल का विनर बने। हाँ, बेस्ट गॉड कभी उसका दोस्त नहीं रहा और कई बार उसके अगेंस्ट भी खड़ा हुआ था, लेकिन हो यू हाउ अच्छी तरह समझता था कि देतियन जो भी करता था वो सिर्फ ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट और सोल बेस्ट्स के फ्यूचर के लिए करता था। दूसरी तरफ होली गोस्ट चर्च के ईवल सोल मास्टर्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन और मैसेकर फैलाना जानते थे। अगर देतियन उन सबको वहीं खत्म कर देता तो ये पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती। लेकिन इस वक्त हो यू हाउ के पास रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसके दिमाग में एक और बहुत बड़ा डिसीजन घूम रहा था। अगर वो डाउलिंग एम्पायर को सक्सेसफुली बचा लेता है तो शायद उसे शूजी के प्रपोजल को सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। शूजी का प्लान बहुत डेंजरस था, लेकिन अगर शू तियानरान की डेथ के बदले पूरे कॉन्टिनेंट को 10 साल की पीस मिल सकती थी तो शायद ये सैक्रिफाइस वर्थ हो सकता था। आज के टाइम में सनमून एम्पायर की मिलिट्री इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि कोई भी एम्पायर अकेला उसका सामना नहीं कर सकता था। हो यू हाउ को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शूजी ने श्रेक सिटी के बाहर कैंप लगाने का रीजन सिर्फ अटैक करना नहीं था, वो अपनी स्कैटर्ड आर्मी को दोबारा ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। अगर वो बिना प्लानिंग के डायरेक्ट अटैक करती तो उसकी आर्मी को भी बहुत हैवी लॉसेस उठानी पड़ती। शायद इसीलिए उसने पहले ही कहा था कि वो इस वॉर में अननेसेसरी कैजुअलिटीज को मिनिमम रखना चाहती है। ये सब सोचकर हो यू हाउ के दिल में और भी कंफ्यूजन बढ़ने लगा। जब भी उसके दिमाग में शूजी का चेहरा आता उसका सिर दर्द से भर जाता। वो पहले वाली प्यारी और केयरिंग बड़ी बहन अब कहीं खो चुकी थी। अब उसकी जगह एक कोल्ड, कैलकुलेटिव और टेरिफाइंग कमांडर ने ले ली थी, जो हर सिचुएशन को सिर्फ बैटलफील्ड की नज़र से देखती थी। उसके हर डिसीजन के पीछे इमोशंस नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी और विक्ट्री होती थी। थोड़ी देर बाद हो यू हाउ श्रेक एकेडमी के पास से निकलकर डाउलिंग एम्पायर की टेरिटरी में एंटर कर गया। श्रेक एकेडमी 3 बड़े एम्पायर्स के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनी हुई थी। इसी वजह से कुछ ही वक्त में उसने नीचे मार्च करते हुए डाउलिंग एम्पायर के एलीट सोल्जर्स को देख लिया, जो श्रेक सिटी की रीइंफोर्समेंट के लिए भेजे गए थे। नीचे का सीन देखकर वो एक पल के लिए खामोश हो गया। सोल्जर्स इतनी लंबी लाइन में मार्च कर रहे थे कि उनका एंड तक दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन सिर्फ आर्मी से भर चुकी हो। लेकिन हो यू हाउ जानता था कि वो उन्हें श्रेक सिटी पहुंचने से रोक नहीं सकता। इसीलिए उसने अपनी डायरेक्शन बदली और डाउलिंग एम्पायर के नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ साथ उड़ना शुरू कर दिया। उसका असली टारगेट सनमून एम्पायर के सीक्रेट मूवमेंट्स को ढूंढना था। शायद इसी रूट पर उसे एनिमी की कोई हिडन एक्टिविटी मिल जाए। इसी बीच सनमून एम्पायर के मिलिट्री कैंप में भी बहुत बड़ी एक्टिविटी चल रही थी। कमांडर टेंट से एक के बाद एक ऑर्डर्स निकल रहे थे। रात के अंधेरे में आर्मी के दोनों साइड्स पर बने सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज धीरे धीरे अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने लगे। पूरा फॉर्मेशन बहुत डिसिप्लिन के साथ सिर्फ 5 किलोमीटर आगे गया और फिर वहीं रुककर नए डिफेंसिव पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया। जब पहले 2 डिप्लॉयमेंट एरियाज रेडी हो गए तब उनके पीछे से 2 और यूनिट्स आगे बढ़ गईं। इस तरह पूरी आर्मी लेयर बाय लेयर अपनी फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली एक्सपैंड करती रही। अगली सुबह तक मेन कैंप के बाहर टोटल 12 सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज कंप्लीट हो चुके थे। इसके तुरंत बाद पूरी सनमून एम्पायर आर्मी फिर से 5 किलोमीटर और आगे बढ़ गई। अब उनके और श्रेक एकेडमी के बीच सिर्फ 45 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन्होंने ना कोई वार्निंग दी, ना कोई अटैक किया और ना ही किसी तरह का स्कर्मिश शुरू किया। सिर्फ उनकी साइलेंट एडवांस ने ही श्रेक सिटी के अंदर पैनिक का माहौल पैदा कर दिया। हर किसी को लग रहा था कि किसी भी वक्त फाइनल वॉर शुरू हो सकती है। श्रेक सिटी की डिफेंस आर्मी पहले ही सिटी वॉल्स पर तैनात हो चुकी थी। हर सोल्जर अपनी पोजीशन लेकर एनिमी का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ हो यू हाउ के छोड़े हुए 3 सोल इंजीनियर लीजन्स भी तुरंत नॉर्थ सिटी गेट पर ट्रांसफर कर दिए गए। सनमून एम्पायर से लूट कर लाए गए सोल टूल्स की मदद से एक नया सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया बनाया जा रहा था। हर यूनिट तक वेपन्स,
वेपन्स, रिसोर्सेज और सप्लाईज लगातार पहुंचाई जा रही थी ताकि बैटल शुरू होते ही कोई कमी ना रहे। इसी दौरान स्टारलो एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर की रीइंफोर्समेंट का पहला बैच भी सेफली श्रेक सिटी पहुंच गया। दोनों एम्पायर्स ने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के अपनी एलीट आर्मी की कमांड श्रेक एकेडमी को दे दी। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस कॉन्टिनेंट में अगर कोई सन मून एम्पायर को रोक सकता है तो वो सिर्फ श्रेक एकेडमी ही है। सबको 4000 साल पुरानी हिस्ट्री याद आ रही थी जब इसी एकेडमी ने सारे एम्पायर्स को एक साथ जोड़कर सन मून कॉन्टिनेंट को हरा दिया था। आज हिस्ट्री फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही थी। डाउलिंग एम्पायर, स्टारलो एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के बचे हुए सोल्जर्स सब एक ही उम्मीद लेकर खड़े थे कि श्रेक एकेडमी एक बार फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगी और इस टेरिफाइंग एनिमी को हमेशा के लिए रोक देगी। लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट सन मून एम्पायर ने कोई अटैक ही नहीं किया। 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने सिर्फ अपनी फॉर्मेशन को स्टेबल रखा और वहीं रुक गए। उन्होंने श्रेक सिटी के डिफेंस को टेस्ट करने के लिए एक भी सोल्जर नहीं भेजा, लेकिन उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा प्रेशर बन चुकी थी, क्योंकि उस डिस्टेंस से उनके पावरफुल स्टेशनरी सोल कैनन्स कभी भी फायर कर सकते थे और उनके अटैक्स सीधे श्रेक सिटी तक पहुंच सकते थे। अगले दिन एल्डर शुआन और सीकॉट्स पवेलियन के एल्डर्स को फाइनली पता चला कि हुआ हाउ बिना बताए कहीं चला गया है, लेकिन क्योंकि वो 3 सोल इंजीनियर लीजन सिटी में छोड़ गया था इसलिए सिचुएशन थोड़ी स्टेबल बनी हुई थी। एल्डर शुआन किसी भी हालत में हुआ हाउ की रेपुटेशन को डैमेज नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सब एल्डर्स को ये बताया कि हुआ हाउ को उन्होंने पर्सनली एक सीक्रेट मिशन पर भेजा है। असल में एल्डर शुआन खुद भी दिल से ये मानना चाहते थे कि हुआ हाउ का एनालिसिस सही निकले, लेकिन जब श्रेक सिटी और पूरे कॉन्टिनेंट का फ्यूचर दांव पर लगा हो तब कोई भी सिर्फ उम्मीद के भरोसे डिसीजन नहीं ले सकता। फिलहाल सन मून एम्पायर के एक्शंस देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो पीछे हटने वाले हैं, और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि शूजी के दिए हुए 10 दिन में से अब सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। हर गुजरता हुआ पल श्रेक सिटी के एटमॉस्फेयर को और भी हैवी बना रहा था। डार्लिंग एम्पायर और स्टारलो एम्पायर के एलीट सोल्जर्स लगातार श्रेक सिटी में एंटर कर रहे थे ताकि फाइनल बैटल के लिए अपनी पोजीशन ले सके। दूसरी तरफ टैंक सेक्ट के पावरफुल सोल टूल्स को सिटी वॉल्स के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा था। जब दोनों एम्पायर्स ने श्रेक एकेडमी की 3 सोल इंजीनियर लीजन्स को देखा तब उनके कॉन्फिडेंस में एकदम से जबरदस्त बूस्ट आ गया। उन्हें लगा कि अगर इतनी पावरफुल फोर्स उनके साथ है तो शायद सन मून एम्पायर को रोकना इम्पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसी वक्त एनिमी कैंप के अंदर जूजी बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रही थी। वो अपने कमांड टेंट के अंदर आराम से बैठी बर्ड्स नेस्ट पॉरेज एंजॉय कर रही थी। उसके चेहरे पर ना टेंशन थी और ना ही किसी तरह की बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात हुओ युहाओ के साथ हुई पूरी कॉन्वर्सेशन उसके लिए सिर्फ एक नॉर्मल बात थी। जूजी को पूरा भरोसा था कि हुओ युहाओ उसके प्लान्स को कभी नहीं रोक पाएगा। उसने जानबूझकर अपनी स्ट्रैटेजी युहाओ को बता दी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो सोल इंजीनियर लीजन्स उसने डार्लिंग एम्पायर की तरफ भेजी थी वो पहले ही अपनी सीक्रेट मिशन पर निकल चुकी थी। अब चाहे युहाओ कितनी भी स्पीड से मूव करे, उन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसकी असली स्ट्रैटेजी और भी डेंजरस थी। अगर 3 दिन के अंदर श्रेक एकेडमी हुओ युहाओ को उसके हवाले नहीं करती तो वो उन्हें थोड़ा और टाइम देगी। लेकिन उसी दौरान जैसे ही डार्लिंग एम्पायर के एलीट सोल्जर्स को ये न्यूज़ मिलेगी कि उनके एम्पायर पर अचानक अटैक हो गया है, तब श्रेक सिटी के अंदर कंप्लीट केओस क्रिएट हो जाएगा और उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर जूजी एक फेक अटैक लॉन्च करेगी। इस प्लान से बिना ज्यादा लॉसेस के वो अपने एनिमीज को मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती थी। अपने मन में जूजी धीरे से मुस्कुराई। हुओ युहाओ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले पूरी दुनिया का डायरेक्शन बदल सकते हो? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम वैसे आदमी हो जो मुझे हमेशा पसंद रहे हैं। इतनी कम एज में इतनी टेरिफाइंग पावर हासिल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर तुम मेरे साथ होते तो हम दोनों मिलकर फ्यूचर में पूरे सन मून एम्पायर पर रूल कर सकते थे। ये सोचकर उसकी आंखों में एक पल के लिए सॉफ्टनेस आ गई। मेडिटेशन में बैठते ही उसके दिल में एक और नाम उभर कर सामने आया। यूनहान, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कितना मिस करती है? दूसरी तरफ हुओ युहाओ अब भी अपनी डेस्परेट स्काउटिंग मिशन में लगा हुआ था। शाम होने तक वो डार्लिंग एम्पायर के ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न एरिया का सर्वे कंप्लीट कर चुका था। वो साउंड से भी ज्यादा स्पीड में फ्लाई कर रहा था, फिर भी उसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसे कहीं भी बैटल के मार्क्स नहीं मिले, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई डिस्ट्रॉयड फोर्ट्रेस और ना ही किसी लार्ज स्केल अटैक का एविडेंस। डार्लिंग एम्पायर की बॉर्डर डिफेंस बिल्कुल स्टेबल थी। लगभग 3 लाख सोल्जर्स अपनी पोजीशंस पर खड़े थे। हर जगह सर्वेलेंस सोल टूल्स एक्टिव थे। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर जितनी एडवांस नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले के कंपैरिजन में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। इसका एक बड़ा रीज़न हेवनली सोल एम्पायर भी था, क्योंकि हेवनली सोल एम्पायर नेचुरली सन मून एम्पायर के अगेंस्ट एक बैरियर की तरह खड़ा था। इसी वजह से डार्लिंग एम्पायर को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल टाइम मिल गया था। लेकिन हुओ युहाओ के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अगर जूजी ने सोल इंजीनियर लीजेंड्स भेजी थी तो वो गई कहाँ? वो नॉर्दर्न बॉर्डर के सबसे लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया था। उसके आगे सिर्फ एक्सट्रीम नॉर्थ आइसफील्ड शुरू होता था, और ये बात सब जानते थे कि चाहे सन मून एम्पायर कितना भी पावरफुल हो, वो कभी भी एक्सट्रीम नॉर्थ आइसफील्ड के थ्रू इन्वेजन करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी वहाँ कोई एनिमी फोर्स नहीं थी। इसी पल युहाओ के दिमाग में एक डेंजरस पॉसिबिलिटी आई। कहीं जूजी ने मुझे झूठ तो नहीं बोला?
ये सोचते ही उसका दिल एकदम भारी हो गया। अगर जू जी ने उसे डिसीव किया होता तो सिचुएशन बहुत सीरियस बन सकती थी। हो सकता था कि इस वक्त उसकी मेन आर्मी सीधा श्रेक सिटी की तरफ मार्च कर रही हो। एक पल के लिए यूहाओ ने डिसाइड किया कि उसे तुरंत श्रेक सिटी वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को फोर्स करके काम किया। उसने ध्यान से याद किया कि जब जू जी उससे बात कर रही थी तब उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी इमोशनल फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नेचुरल थी। यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर इतनी पावरफुल थी कि वो किसी के इमोशंस में हल्का सा चेंज भी फील कर सकता था। इसी वजह से उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जू जी ने उससे झूठ बोला होगा। लेकिन अगर वो सच बोल रही थी तो फिर उन सोल इंजीनियर लीजेंड्स का कोई ट्रेस क्यों नहीं मिला? आखिर वो लोग किस डायरेक्शन में गए? ये मिस्ट्री अब और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। यूहाओ ने अपनी फ्लाइट रोक दी। वो धीरे से नीचे उतरा और एक शांत जगह पर क्रॉस लेगेड बैठ गया। अब उसे स्पीड से नहीं, दिमाग से काम लेना था। उसने डिसाइड किया कि वो सिचुएशन को जूजी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेगा। अगर मैं जूजी होता तो मैं क्या करता? उसने अपने दिमाग में पूरा बैटलफील्ड इमेजिन करना शुरू किया। जैसे ही मेरी मेन आर्मी श्रेक सिटी के पास पहुंचती, डॉलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर अपने एलीट सोल्जर्स को सिटी रीइंफोर्स करने के लिए भेजते। ये तो ऑब्वियस रिएक्शन होता। लेकिन उसके बाद सबसे डेंजरस टारगेट कौन सा होता? डॉलिंग एम्पायर या स्टार लुओ एम्पायर? जोजी अपनी फ्रंटलाइन आर्मी को वीक नहीं कर सकती थी, इसलिए लाखों नॉर्मल सोल्जर्स भेजना इम्पॉसिबल था। हेवनली सोल एम्पायर से मिली इंटेलिजेंस भी कंफर्म करती थी कि सनमून एम्पायर की फ्रंटलाइन स्ट्रेंथ में कोई नोटिसेबल कमी नहीं आई थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, जोजी ने नॉर्मल आर्मी नहीं भेजी, उसने सिर्फ सोल इंजीनियर लीजेंस को सीक्रेटली डिस्पैच किया था। हर लीजन में सिर्फ कुछ 100 एक्सपर्ट्स होते थे। इतनी छोटी फोर्स को इतनी बड़ी आर्मी में नोटिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और उनके डिसअपियर होने से फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। यूहाओ ने लॉजिकल कंक्लूजन निकाला, अगर सिर्फ एक लीजन भेजी होती तो उसकी फायर पावर इनफ नहीं होती। इसलिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये थी कि जूजी ने 2 या शायद 3 सोल इंजीनियर्स एक साथ भेजी होंगी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही था, अगर उन्होंने बॉर्डर अटैक नहीं किया, अगर डॉलिंग एम्पायर की डिफेंस लाइन बिल्कुल सेफ है और अगर कोई बैटल भी नहीं हुई, तो वो सीक्रेट फोर्स इस वक्त आखिर छुपी कहाँ बैठी है? इसी अनआंसर्ड मिस्ट्री ने हुओ यूहाओ को पहली बार महसूस कराया कि शायद इस बार उसका सामना सिर्फ एक पावरफुल एनिमी से नहीं, बल्कि एक ऐसी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट से है जो हर मूव उससे कई कदम आगे सोचकर चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग से नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो को करते हैं एंड। पर मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता मत करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक